हेलो एवरीवन, टुडे वी सी द लाइव्स कांसेप्ट टू डिफाइन द एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने एरिनीस और बोर्नस्टेड कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें कुछ कमियां थी। उसकी वजह से हमने ये नया कंसेप्ट जो है ये सामने आया, और इसमें काफ़ी यूज होने वाला कंसेप्ट है। ये मोस्टली जो कवर करने वाला कंसेप्ट है। दिया किसने था? जीएन लेविस ने 1923 में। इसका जो मेन क्या था, इसके जो कंसेप्ट था, ए बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेयरएज एन एसिड एंड सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बेस कौन सा होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और एसिड कौन सा होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जैसे देखते हैं हम BF3, ये BF3 है और ये NH3 मतलब अमोनिया है। तो इसमें क्या अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ये दो लोन पेयर हैं, तो ये जो लोन पेयर है ये BF3 को डोनेट कर देगा ना, BF3 को डोनेट कर देगा। तो इसमें क्या अमोनिया जो है वो तो बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और BF3 इसमें एसिड है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। BF3 एक टाइप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है BF3। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या देखते हैं हम? एक तो बॉन्ड देखते हैं, कितने बॉन्ड है जैसे BF3 में कितने बॉन्ड है, और अगर लोन पेयर है तो उनको ऐड कर देते हैं। तो इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं BF3 में, इसमें 6 बॉन्ड बने हुए हैं बस B के F के साथ ना। तो ये कितने 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो इसमें 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास BF3 के पास। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो इसकी वजह से इसको बहुत जरूरत है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले बाहर से। लेकिन यहाँ पे अमोनिया के पास कितने हैं? 3 तो बॉन्ड है और ये 2 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर है इनके, और जुड़ के 8 हो गए। तो फिर क्या करेगा ये अमोनिया जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अब देखो ये कौन सा बॉन्ड बना इनके बीच में, ये वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। देखो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है मतलब बॉन्ड बनने के 2 तरीके होते हैं, एक तो शेयरिंग से बने, या एक मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए दूसरे को ना। मतलब एक तो सिर्फ दोनों का एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पे ही हो, मतलब एक एटम पे ही हो ना। तो फिर इसमें कोवेलेंट में तो ये होगा भाई दोनों का एक इलेक्ट्रॉन है, और कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट में होता है एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अमोनिया के है ना, मान लो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें अमोनिया के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो शेयर दोनों के बीच में हो रही है ना। BF3 में भी है वो इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया में भी है। तो शेयर तो दोनों के बीच में हो रहे हैं वो, लेकिन है वो खाली अमोनिया के। तो इसमें जो मान लो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐसे डोनेट करता है तो उसमें कोऑर्डिनेट टाइप, मतलब एक एटम ऐसे डोनेट करता है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या डेटिव बॉन्ड बनता है। तो इनका मेन कंसेप्ट क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो तो होगा बेस, और एसिड जो है वो एक्सेप्ट करेगा, और इनके बीच में एक टाइप का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम जो मतलब इस लेविस एसिड कौन से हो सकते हैं। पहला तो है द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ना। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है वो क्या करेंगे? इन विच द सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड देयर वैलेंस शेल आर रिगार्डेड एज द लेविस एसिड ना। जो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अपने वैलेंस सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मतलब वो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं बाहर से। तो वो कौन से? वो एक टाइप से लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। जैसे AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है। इन सब में क्या 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और किसी के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो इनके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है सबके में। हाँ, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे अपने पास ताकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जांपल BF3 कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एज, मतलब BF3 अपने ऑक्टेट को ऐसे कंप्लीट करेगा। BF3 है एक तो, और F- है। F- में तो इलेक्ट्रॉन पूरे है ना, फ्लोरीन पे 7 होते हैं, और एक इस पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक और ऐड हो जाएगा। तो फ्लोरीन के पास 8 हैं। तो जो फ्लोरीन है वो अपने इसको डोनेट कर देगा BF3 को, और ये वाला ऐसा कंपाउंड बना लेगा BF4। तो इस केस में क्या है? इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। तो ऐसे ही अगला देखता है कि सिंपल कैटायन कैन एक्ट एज लेविस एसिड ना। मतलब जो सिंपल कैटायन के पास तो क्या होता है? कैटायन तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिया हुआ होता है ना। तो वो तो एक्सेप्ट कर ही पाएगा कैटायन, तो कोई भी है जो
all cation are expected to act as Lewis acid since they have deficiency in electron, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन बार दे दिया तो वो डेफिशिएंट तो हो गए। हाँ, जो लार्जर कैटाइंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, वो उनका है लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिहेव एज वीक लेविस एसिड। और जो स्मॉलर कैटाइन होते हैं जैसे H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। क्या बोले हम, जो जितना ज़्यादा साइज होगा ना किसी भी कैटाइन का, उसका एसिडिटी उसकी उतनी कम होगी। क्यों, देखो एक तो चार्ज है, मतलब एक सिंगल चार्ज है वो एक बड़े, एक तो छोटे साइज पे है ना, एक तो मान लो ये बड़ा साइज है और एक ये छोटा साइज है। छोटा साइज है ना, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब ज़्यादा बिछा हुआ है, तो वो दूसरे को, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा अपनी तरफ, है ना। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे फिट है, तो वो ज़्यादा अच्छे से खींचेगा। लेकिन बड़े वाले में क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब पूरे ज़्यादा बड़ी साइज में फैला हुआ है, तो वो इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस केस में क्या होगा, जो स्मॉलर आयन होते हैं उनका लेविस एसिड टेंडेंसी उनकी ज़्यादा होती है, वो इतना ही अच्छे से, जितना ज़्यादा छोटा कैटाइन होगा वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। जैसी है Ag प्लस N और 2NH3, इसका इसके मतलब ऐसे कंपाउंड बनाएगा तो ये इस टाइप से ऐसे कंपाउंड बना लेगा ये ना। और ऐसे ही जैसे कॉपर है, कॉपर में भी ऐसे ही, मतलब ये तो एक टाइप के कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा मैग्नीज वाटर के साथ और निकल साइनाइड के साथ, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब देखो इनमें ना जो ये है Ag है, कॉपर है, मैग्नीज है, इनमें हमें ऑक्टेट का इतना मतलब रिजिड रूल नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि भाई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे होने चाहिए, हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। क्योंकि इनमें जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, थर्ड ग्रुप में जैसे आ जाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि भाई डी ग्रुप आ जाता है ना, डी ग्रुप खाली रहता है, और है ना उसमें मतलब जैसे जैसे थर्ड ग्रुप में आ जाते हैं उनमें खाली ऑर्बिटल होते हैं, खाली ऑर्बिटल बचे होते हैं उसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली ऑर्बिटल में भर सकते हैं ना। लेकिन इनमें ऊपर वालों में तो क्या होता है 2s और 2p होता है, तो मतलब 8 ही हो सकते हैं उसमें, इनमें कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन जो थर्ड ग्रुप के हैं उनमें मतलब उनमें खाली पीरियड मतलब खाली ऑर्बिटल मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अगला जैसे मोलिकुलर इन विच सेंट्रल एटम हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल may also behave as Lewis acid by extending their valency beyond their octet। ये क्या कह रहे हैं, जिनमें ये बात बता रहे हैं जो मैंने बोली अभी, जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा ना, वो मतलब वैलेंसी से भी ज़्यादा अपने ऑक्टेट से भी ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ना। जैसे ये है, जैसे ये एग्जांपल दिए हुए हैं AlCl3, SnCl4, SiF4, ये सारे क्या हैं इनमें, ये वैसे ज़्यादा मतलब नीचे आते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, मतलब तो इनमें क्या है, जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, ऑक्सीजन से नीचे आएंगे जो, उनमें डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल खाली होगा ना। वैसे तो इनमें इलेक्ट्रॉन तो S और P में भरे जाएंगे ना, क्योंकि p ऑर्बिटल के एटम है ना, तो p ऑर्बिटल के एटम में इलेक्ट्रॉन तो P में भरे जाएंगे। लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल है वो जो खाली है, तो ये क्या कर सकते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इनके डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये मतलब जो इनका ऑक्टेट है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये है एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे AlCl3 है, ऐसे ये AlCl3 में तो मान लो ये मतलब 3 बॉन्ड बना रहा था, फिर भी हम बोल सकते थे कि मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है AlCl3 तो। लेकिन जैसे SiF4 है, SiF4 तो मतलब कार्बन की फैमिली में आता है नीचे ना, कई ना। और इसमें क्या है, इसमें इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 4 बॉन्ड बने हुए सिलिकॉन के फ्लोरीन के साथ, 1 बॉन्ड 2 देगा, 4 दूनी 8, इसका तो पूरा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ऐसा इनमें दे रखा है सारों में। SvF5 है, ये भी नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो ये मतलब इसका ऑक्टेट तो पहले से ही ज़्यादा है ना, तो लेकिन फिर भी ये मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना। मोलिकुलर अगला है, मोलिकुलर इन विच सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ लेविस एसिड। तो यह क्या बोल रहा है कि अगर 2 एटम है, जैसे कि एक CO2 है, इसमें क्या एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच में
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के बीच में, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आप इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। और जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो फिर क्या है, ये कार्बन पे ये जो कार्बन है ये एक एज ए लेविस एसिड की तरह काम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो इस पे जो OH माइनस है, ये OH माइनस आयन है, इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो जाके इस पे अटैक कर देगा ना, और ये वाला कंपाउंड बना लेगा। ये बॉन्ड तो टूट गया था, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, उस पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस ने आके अटैक कर दिया ना। ये ऐसे ही जो है सल्फर है, SO3 है, CH2 है, इनमें भी क्या इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और ऐसे ही जो SO3 है इसमें भी जो वाटर है वो ऐसे अटैक कर सकता है, वाटर के इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर पे अटैक करेंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला बॉन्ड बाहर टूट जाएगा, तो जाके फिर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बाहर H+ आ जाएगा। देखो इसमें तो OH माइनस अटैक करा है और यहाँ पे वाटर अटैक करा है। देखो OH माइनस में तो OH पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वाटर में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या है, जो OH माइनस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो और अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा ना। और अगला फिर हम देखेंगे जो लेविस बेस हैं। लेविस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, लेविस बेस कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट कर पाएंगे। पहला न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है जिसपे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे अमोनिया है, अमीन्स हैं। अमीन में क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई भी कार्बन है या कुछ भी लगा होगा, कार्बन NH2 बॉन्ड होगा, ईथर है या कीटोन है, कीटोन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कीटोन पे ऑक्सीजन पे सॉरी तो कीटोन के ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। इन लोन पेयर की वजह से जो कार्बन ये ऑक्सीजन है वो एज ए बेस काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ये जो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है, तो जो ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे जो की साइड टूटेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये लेविस एसिड की तरह भी काम कर सकता है ना। अगर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने बाहर से दूसरे बेस ने अटैक किया तो वो लेविस एसिड की तरह काम करेगा। और जो अगर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कहीं पे तो वो किस लेविस बेस की तरह काम करेगा। तो मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि भाई हम किसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ना, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और अनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उन पे तो क्या नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो तो एज ए बेस काम करेगा ही करेगा, जैसे CN- है, Cl- है, OH- है और ये वाले सब। फिर अगला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज एल्कीन, एल्काइन, ब्यूटाडाइन, बेंजीन एक्सेट्रा आल्सो ट्रीटेड एज लेविस बेस बिकॉज दे कैन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विद मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब ये बता रहे हैं भाई जो अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इनके बीच में इन भी हमने पढ़ा था ना पिछले में भी, तो मतलब ऑर्गेनोमेटालिक्स में पढ़ा था, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो मेटल को डोनेट हो जाता है ना, मेटल को डोनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एज ए लेविस बेस काम कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मेटल को, तो वो लेविस बेस की तरह काम कर रहा है और मेटल यहाँ पे लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर कार्बोनिल के केस में देखिए, कार्बोनिल के केस में क्या था, कार्बोनिल के कार्बन पे लोन पेयर थे है ना, वो लोन पेयर मेटल को डोनेट हो रहे थे ना, लोन पेयर मेटल को डोनेट हो रहे थे। मेटल कार्बोनिल जो हमने पढ़ा था पीछे, तो लोन पेयर तो ये मेटल को डोनेट कर रहा था ना, तो ये एज ए यहाँ पे तो लेविस बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और जो मेटल है ये एसिड की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन इसमें इनके केस में एक था बैक बॉन्डिंग हो रही थी। बैक बॉन्डिंग में क्या था, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे रहा था, जब ये मेटल कार्बोनिल को दे रहा था उसमें उसका उल्टा हो रहा था। हाँ, तो मेटल तब लेविस बेस की तरह काम कर रहा था और कार्बोनिल एसिड की तरह काम कर रहा था ना। तो ये मतलब तो कार्बोनिल के केस में या जिनके केस में वो होता है कि भाई बैक बॉन्डिंग होती है,
उस केस में जो मेटल और लिगेंड है दोनों लेविस एसिड और लेविस बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनमें बैक बॉन्डिंग भी होती है। मेटल इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है लिगेंड और इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है लिगेंड, और ऐसा ही मेटल के केस में है। तो इस केस में क्या होता है, जो मेटल भी ये देख रहा है बोथ मेटल एज वेल एज लेविस बेस ना, in this case both metal as well as Lewis base show dual character of donor and acceptor। हाँ, तो मतलब मेटल है जो लेविस एसिड की तरह और लेविस बेस की तरह दोनों की तरह काम करता है। अगला है एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। अगर इनके बीच में तो इनके देखो मेन तो इसमें क्या ही था कि भाई कोऑर्डिनेशन को बॉन्ड बन रहा है एक टाइप से, जो मतलब सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, जैसे अमोनिया डोनेट कर रहा है इसमें H पॉजिटिव को, तो NH4 बन रहा है, और ये एक टाइप का ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। वैसे ही BF3 और F- में है, जो F- है वो इसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे होता है ना। इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करते हैं, तो उसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वहाँ से शुरू करके निशान को उसकी तरफ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं हम। जैसे अमोनिया दे रहा है तो ये जो तीर का निशान है वो H पॉजिटिव की साइड होता है। और ऐसा ही है कॉपर Q2 का और अमोनिया के ऐसे रिएक्शन कराओगे तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, CN को ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और ऐसे ही आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की अगर प्रीडिंग के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इनमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और ये दे रखे हैं जैसे CO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या है, जो ऑक्सीजन है मतलब इस पहले तो इसके हिसाब से मतलब लेविस एसिड के हिसाब से जो CO है वो पहले टूटेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव में और ऑक्सीजन 2 माइनस में। फिर जो ऑक्सीजन 2 माइनस है वो लेविस बेस की तरह काम करेगा। हाँ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इनकोऑर्डिनेट कर देगा सल्फर की मोलिक्यूल, तो ये तो बना लेगा 4, तो इसके पास ऑक्सीजन हो जाएंगे SO4 और 2 माइनस चार्ज आ जाएगा इस पे, और कैल्शियम ऐसे बाहर की साइड रहेगा, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट बन गया CaSO4 न CaSO4 बन गया ये। पहले क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था, CaO था और SO3 था, उसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, कैल्शियम सल्फेट बना लिया। और ऐसे ये रिएक्शन दे रखे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखे हैं FeCl3 और Cl- FeCl4। और तो ये ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिनमें कोई एसिड और बेस रिएक्ट करे और एक सॉल्ट बनाए ना, सॉल्ट बनाए और अगर H पॉजिटिव और OH- वाला है तो उसमें वाटर का भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है। एसिड बेस में एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, एक सॉल्ट बनेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन इनमें H पॉजिटिव या OH- तो है नहीं, खाली इनमें तो इनके बेस में खाली एक सॉल्ट बनेगा नया, FeCl4 बन रहा। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे सिंस द एसिड बेस कंबाइन एज ए रिजल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोला है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस ना, मतलब अगर कोई पूरा इलेक्ट्रॉन का चेंज मतलब डोनेशन नहीं हो रहा, बस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा, तो उसके केस में जो हम स्ट्रेंथ है वो कंपेयर नहीं कर पाते एसिड और बेस की। और इसमें जो प्रोटिक एसिड होते हैं, प्रोटिक मतलब प्रोटोनिक एसिड, जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं HCl उनके बारे में नहीं बताया, लेकिन क्योंकि उनके ये तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते नहीं है ना, और एसिड भी है बहुत अच्छे हैं, तो इनके बारे में इसने नहीं बताया। वाइल द एसिड बेस रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट, देखो कितनी भी रिएक्शन होती हैं हम लैब में करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें सबसे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन ही होती है ना। जैसे कोई आपने कंपाउंड का सिंथेसिस करना हो तो उसमें आप 2-3 रिएक्टेंट को डालोगे, फिर उसको तो 1 घंटे तक गर्म करते हो या 2 घंटे तक गर्म करते हो, फिर उसके बाद जाके वो नया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन आप जब टाइट्रेशन करते हो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, तो उसमें एसिड डाला तो उसके साथ ही पीएच चेंज होता रहता है। जब आप ऊपर से बेस डालते हो तो उसमें साथ के साथ ही जो है पीएच चेंज होता रहता है। तो मतलब उसमें क्या दिखा होता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होती है। एसिड में बेस डाला आपने, साथ के साथ रिएक्शन होगी। हाँ, तो फिर ये बता रहा है कि भाई एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो
रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कैसे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं। एंड इज ए स्लो प्रोसेस, और ये प्रोसेस होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रोसेस होता है वो बड़ा स्लो होता है। देयरफॉर दिस इज नॉट फिट इन द एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट में फिट नहीं हो पाता है। और ऐसे ही है जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, आर कैटलिस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, Lewis acid need not necessarily contain a proton and progress of such type of reactions, है ना। तो ये बोल रहा है जो एस्टर और एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है उनमें हम बेस मतलब एसिड डालते हैं, एसिड जो H पॉजिटिव आयन जो उनको डोनेट करता है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है वहाँ पे H पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर लेविस एसिड डाल देंगे तो उनमें तो कोई प्रोटॉन होता नहीं, है ना, तो फिर वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ, तो ये और ये किसने क्या किया था, जो एसिड एक जो है ना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज़्यादा बोला था ना कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं, उनका इसने ज़्यादा कंसेप्ट दिया था। और अगला है मतलब ये हमने लेविस एसिड का कंसेप्ट देख लिया, लेविस कंसेप्ट देख लिया, लेकिन आगे हम देखेंगे अब ये लक्स फ्लड कंसेप्ट ना, मेन कंसेप्ट जो हमने अब तक पढ़े हैं वही है, लेकिन जो उसके बाद ये भी छोटे मोटे कंसेप्ट है इनको भी देख लेते हैं। पहला लक्स फ्लड concept of acid and base, दिस concept of acid and base was proposed by the लक्स और फिर उसके बाद उसने फ्लड जो है 1947 में उन्होंने इसको एक्सटेंड किया था। हाँ, इसने क्या था, दिस कंसिडर द एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्साइड, है ना, इसने ऑक्साइड की आयन के टर्म में इसने जो एसिड बेस की रिएक्शन देखी थी, और इसे हाई टेम्परेचर पे यूज होने वाला था। हाई टेम्परेचर मोल्टन सॉल्ट, जो मोल्टन सॉल्ट मतलब जो पिघले हुए सॉल्ट थे उनकी फॉर्म में, उनमें जो मतलब ओर वगैरह होते हैं ना, ओर्स में जो अर्थ की क्रस्ट में होते हैं, तो उनके केस में इसने इनको स्टडी किया था लक्स ने। हाँ, तो इसने क्या बोला था, जो एसिड है, एसिड तो वो होगा जो एक्सेप्ट करेगा ऑक्साइड आयन को, और बेस क्या होगा, जो डोनेट करेगा ऑक्साइड आयन को ना। जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, और जो डोनेट करेगा वो होगा बेस, है ना। जैसे ये है बेस क्या होगा, जो एसिड देगा और एक ऑक्साइड आयन देगा। जैसे CaO है, CaO ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसने Ca+2 और ऑक्साइड आयन जो वो बार डोनेट किया, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, एज ए बेस की तरह काम करेगा। ऐसे ही PbO Na2 ऐसे ही बेस की तरह काम करता है। हम देखते हैं ना कि भाई एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो इसी कंसेप्ट की वजह से होते हैं, लक्स फ्लड कंसेप्ट की वजह से उसने इनको एक्सप्लेन किया था। और कोई एसिड होगा, एसिड क्या करेगा, वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे SO3 है, वो उसने O2- को एक्सेप्ट किया और SO4 बना लिया। और ऐसे एसिड बेस की अगर रिएक्शन कराओगे तो ये कि नया साल्ट बनेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो बेस है, और SiO2 क्या है, एसिड है। तो कैल्शियम का ये ऑक्साइड जो है वो सल्फर को, सिलिकॉन को जाके अटैच हो गया, मतलब सिलिकॉन तो हो गए SiO3 और कैल्शियम है ऐसे एज ए आयन इसके साथ अटैच हो गया। तो मतलब ये ऑक्सीजन आयन था वो सिलिकॉन को ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पे कैल्शियम बच गया खाली। और ऐसे लेड ऑक्साइड में क्या हुआ, लेड ऑक्साइड का ऑक्साइड आयन जो SO3 पे जाके अटैच हो गया, SO3 का बन गया SO4 और PbSO4 जो और कंपाउंड बच गया। ऐसे ही कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, मतलब जिनमें एसिड बेस रिएक्शन दे रखी हैं। जैसे CO2 है और बेरियम ऑक्साइड है, तो इसमें क्या, बेरियम ऑक्साइड जो है ऑक्साइड आयन को डोनेट करा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस केस में क्या होगा, जो बेरियम ऑक्साइड है वो तो बेस की तरह काम कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एज ए क्या काम कर रहा है, एज ए एसिड काम कर रहा है। फिर अगला है, कुछ होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करें और बेस की तरह भी काम करें, मतलब जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सके, ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सके। जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, अगर इसने बेस की तरह काम करना तो एक को जिंक का आयन दे देगा, एक ऑक्साइड आयन दे देगा। लेकिन अगर जिंक का यहाँ तो ये बेस की तरह काम कर रहा, लेकिन ये एसिड की तरह कब काम करेगा, जैसे ZnO है और O2- के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा ZnO2, उसके ऊपर 2- चार्ज, इसको बोलते हैं जिंकेट आयन है। तो इन रिएक्शन में दो रिएक्शन दिखा रखी हैं, इसमें SO2O7 है
इसमें तो क्या किया, अपना ऑक्साइड इसको डोनेट कर दिया, इसमें जिंक और 2 SO4 2 माइंस बन गए, 2 सल्फेट आयन बन गए, और जिंक का जो ऑक्सीजन था वो जाके खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ZnO था, इसके पास एक ऑक्सीजन था और सोडियम के पास भी एक ऑक्सीजन था, तो जो सोडियम वाला ऑक्सीजन था वो जिंक के साथ जाके अटैच हो गया, मतलब ZnO2 बन गया और 2 सोडियम आयन ऐसे का ऐसा रह गया। तो इनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सके। तो फिर ये ऐसे कुछ रिएक्शन दे रखी है, मतलब इनमें ये बोल रहा है कि भाई जो आगे, मतलब एक तो इन्होंने ऑक्साइड के लिए एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे यही सेम कंसेप्ट फ्लोराइड या हैलाइड या सल्फाइड के लिए भी यूज होता है। जैसे इसमें फ्लोराइड का देखते हैं हम, AlF3 है और NaF है। तो इसमें क्या, NaF का जो फ्लोरीन था वो AlF3 पे जाके डोनेट हो गया, तो AlF6 बन गया, AlF6 बन गया, और जो सोडियम के पास कोई भी फ्लोरीन नहीं रहा, है ना। और ऐसे CH2 का Na2S था, तो बेस है ये Na2S, तो इसका बेस का सल्फाइड CH2 पे जाके अटैच हो गया, तो ये बनेगा सोडियम 2 CH3। तो मतलब इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन ट्राइसल्फाइड हो गया। तो इसके बाद है उसेनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसने क्या किया, मतलब सारी डेफिनेशन को एक टाइप से मिक्स कर दिया। तो इसने क्या बोला है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बेस फॉर्मिंग सोल्ट। एसिड और बेस जो रिएक्ट करेंगे वो तो सोल्ट तो बनाएंगे गिव्स अप कैटाइंस। कैटाइन जो कैटाइन देगा किसी रिएक्शन में, कैटाइन देगा अपनी तरफ से और एक्सेप्ट करेगा अनायन को, है, और या एक्सेप्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। या तो मतलब जो अनायन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, या जो कैटायन को डोनेट करेगा वो भी होगा एसिड, और इसका उल्टा होगा वो होगा बेस, जो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, जो और क्या देगा, अनायन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा और कंबाइन विथ कैटायन ना, जो एनायन और इलेक्ट्रॉन देगा और लेकिन कंबाइन किसके साथ करेगा, कैटायन के साथ करेगा। तो मतलब इसका उल्टा होगा बिल्कुल। जैसे HCl है और NaOH है, तो इसमें जो HCl है, HCl तो H पॉजिटिव देता है ना, H पॉजिटिव होता है, और NaOH क्या देता है, OH माइनस देता है। तो इसमें तो एसिड ने तो कैटायन दिया और एनायन ने, बेस ने क्या दिया, एनायन दिया। उसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो ऐसे ही है KCN और FeCN2 है, तो इस केस में जो ये कंपाउंड बना, तो इस केस में क्या है, जो KCN एज ए बेस की तरह काम कर रहा है ना, KCN बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने जो साइनाइड आयन है अपना वो इस कॉम्प्लेक्स को डोनेट कर दिया, अपना साइनाइड आयन FeCN को दे दिया, और FeCN में तो 6 साइनाइड हो गए और पोटेशियम के बाद एक भी साइनाइड आयन नहीं बचा। तो इसने साइनाइड आयन दिया, और साइनाइड आयन क्या होता है, एनायन होता है। और ऐसे ही जो है कॉपर और Cl2 का रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, जो कॉपर है वो, जो क्लोरीन है, क्लोरीन कॉपर के इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, Cu2 Cl2 बना, Cu2 Cl2 बना, तो कार्बन मतलब यहाँ पे तो कॉपर के ऊपर 0 चार्ज था, यहाँ पे हो गया कॉपर के ऊपर +2 चार्ज हो गया। तो मतलब इसमें क्या हुआ है, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो क्या होगा, बेस की तरह काम करेगा ना। और ये ऐसे ही मैग्नीशियम जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी उसकी तरह ही काम करेगा, बेस की तरह। और HCl है, यहाँ पे HCl इसके साथ मतलब H पॉजिटिव आयन दे रहा है अमोनिया को, तो HCl यहाँ पे बेस के मतलब एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक कैटायन को डोनेट कर रहा है, या H पॉजिटिव तो जो देता है उसको तो हम एसिड बोलते ही हैं। तो इसने मतलब एक टाइप से सारी रिएक्शंस को जो सारी बेसिक डेफिनेशन थी उनको मतलब ऐसे मिक्स कर दिया, जैसे। और ये है pyridine है, pyridine और ऑक्सीजन, pyridine जो है ऑक्सीजन को ऐसे डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये बना देता है pyridine ऑक्साइड। तो ये हमने देख लिया, जो मेनली जो कंसेप्ट थे हमारे एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए वो हमने देख लिया। पहला था एरिनियस ब्रोंस्टेड लोरी, और फिर हमने पढ़ा लक्स फ्लड भी पढ़ा था, और लेविस बेस थ्योरी पढ़ा, और अगला जो पढ़ा है हमने उसेनोविच। ये 6 कंसेप्ट थे मेन जो होते हैं इसमें, वो पहले 3 ही होते हैं, ब्रोंस्टेड, एरिनियस और लेविस एसिड बेस थ्योरी।
हाँ, तो अब आगे हम पढ़ेंगे जो इनके ऑर्डर वगैरह वो हम अगली रिएक्शन में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे।